Assalamualaikum everybody. Welcome to another episode of Bakhabar. This is episode 10. Thank you for staying with us in the journey. जिसमें हम 10 episode तक पहुंच चुके हैं. This is actually episode 11 because we had a special episode on the budget, and I hope I'm not getting that wrong. Faiz is there to correct me in a couple of moments if I did get that wrong. तो episode 9 में जो हमने बात की थी, वो बात की थी बिजली, excess बिजली की और बिजली की कीमतों की वजह से. And we're taking this logically because हमने स्टार्ट की थी ग्रोथ के बारे में, पाकिस्तान की ग्रोथ के बारे में जो चैलेंजेस आते हैं उसको, फिर इन्फ्लेशन के बारे में हमने काफी बात की. फिर हमने सोचा कि इन्फ्लेशन के ऊपर इवन दो वी स्पेंड 2 एपिसोड्स, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो समझना हमारे लिए लाजिम है कि खर्चा असल में हो कहाँ का रहा है और कितना जो है ना एक एवरेज पाकिस्तानी को वो खर्चे का फेस करना पड़ता है. सो while electricity was about 5% of the consumption basket for most Pakistanis, which is the larger part of the issue, is housing. कि जो घर पे आपका जो रेंट है आपका उस पे जो खर्चा होता है is about 20% of the urban consumption basket and growing. So जब हम ये चीजें देखते हैं, हम देखते हैं कि not only are they is the money spent a fair share on these issues, it's on the rise. So जब हम बात कर रहे होते हैं, और you can look back at episode 1 and 2, इसके मसला था पाकिस्तान का कि it could not it consumed too much, so it saved very little, so Pakistan could not grow adequately. तो जब इतना ज्यादा इन चीजों पे खर्चा होना होता है तो पाकिस्तानी सेव आखिर फिर करेगा कैसे? So we'll have to understand, and today's topic is to understand housing, the prices and the financing. तो पहले तो हम ये सोच जो है वो डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं फैज के साथ कि हम as compared to the comparable countries in the region, where do we stand? Where does housing and its pricing in Pakistan stand in comparison? Thanks, Anand. It is indeed episode 10. तो अगर वो करेक्ट करना है इसके लिए, बट ये जो शेयर ऑफ कंजम्पशन हमने पहले भी बात करी है इन हाउसिंग, इन यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर की सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हाउसिंग इज द मेन कंपोनेंट. जो हमने पहले बात करी है, तकरीबन 30% of consumption is on housing and utilities. उसमें से 19 से 20% in urban areas is rent. सिर्फ रेंट जो है वो कोई 19% के करीब है, राइट? सो बहुत बड़ा कंपोनेंट है हाउसिंग का इन योर कंजम्पशन स्पेंड, और वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस भी करते हैं, राइट? और सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो उनकी सैलरी में से रेंट जा रहा होता है, वो काफी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होता है उनके उसमें से. एग्जैक्ट नंबर्स, अगेन डिटेल्ड नंबर्स लेटेस्ट वाले अभी तक नहीं है. जो मैं कंजम्पशन बास्केट की बात कर रहा हूँ वो 2015-16 के नंबर्स हैं जो इन्फ्लेशन में काउंट होते हैं अभी, बट मोस्ट रिसेंटली 2018-19 में जो हमें डेटा मिला था, व्हिच इज फ्रॉम द हाउसहोल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे, उसमें अर्बन एरियाज का आप देखेंगे तो कोई 28.6% ऑफ योर कंजम्पशन शेयर इज हाउसिंग एंड यूटिलिटीज. ठीक है, और इट्स इंपॉर्टेंट नोट, आपने जैसे मेंशन करा कि ये इंक्रीज कर रहा है. द प्रॉब्लम is less big in rural areas. उधर कोई 19% टोटल हाउसिंग यूटिलिटीज पे खर्च है, और ऑन एवरेज पाकिस्तान में 23.8% हो जाता है. फिर ये मैं माइक्रो लेवल, हाउस होल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ. इन दिस टाइम पीरियड अगर आप नोटिस करें इन्फ्लेशन फॉर हाउसिंग इन पर्टिकुलर, यू विल सी दैट it's been on the rise consistently. ठीक है, maybe the rate of inflation has come down recently, लेकिन price increases काफी टाइम से चलते आ रहे हैं. So expect 2021 ये नंबर जो है कोई 30% क्रॉस कर चुके होंगे in terms of share of our consumption basket. ठीक है, आपने पूछा comparable countries का क्या है, right? So if you check वियतनाम, इंडिया, मलेशिया, ये सब लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है पाकिस्तान की तरह, इनका है ranging from 15 to 17% of their share of consumption is housing and utilities. तो डबल जब आप पाकिस्तानी बेसिकली हाउसिंग एंड यूटिलिटीज पे खर्च कर रहे हैं. एंड आई विल रिपीट, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो आप एक्सपीरियंस एक्चुअली करते हैं. यू रियलाइज कि अच्छा मेरी इनकम में से डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो हाउसिंग, रेंट, बिजली, इन चीजों की तरफ जा रहे हैं, और मेरे पास पीछे कुछ बचता ही नहीं है सेव करने के लिए. Hence I cannot make the kind of savings that I need to do. उसी की वजह से आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, और इवेंचुअली आपके वो सारे मसले होते हैं जिनकी हमने इन सारी 10-11 एपिसोड्स में बात करी है. So that's basically the picture when you compare it to other countries. आपने बहुत सुना है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 5 मिलियन घर बनाएगा.
राइट फॉर दिस द 5-year लेटेस्ट पार्टीज 10-year 5 मिलियन घरों की बात हो रही थी, लेकिन आपकी हाउसिंग प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही है ना वो इसलिए इंक्रीज हो रही है बिकॉज आपकी जो शॉर्टेज है घरों की वो 10 मिलियन घरों की है, राइट. यू आर शॉर्ट इन पाकिस्तान 10 मिलियन हाउसेज. अब ये नंबर जो है ना मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, मैं लाइक देयर आर सम स्टडीज दैट हैव बीन डन जिसने बोला है कि हाँ 10 मिलियन की शॉर्टेज है, तो उसमें से बोला पीटीआई ने कि मैं हम आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे 5 मिलियन घर बना के. लेकिन आप देखेंगे उससे पहले पीटीआई की पीपीपी 2008 में बोला था हम भी 5 मिलियन घर बनाएंगे, यूसुफ रजा गिलानी बोला था. नवाज शरीफ ने बोला था वो शहबाज शरीफ वन ऑफ द प्रोग्राम्स वाज 2.5 मिलियन घर बनाएंगे. सो सबकी जो है हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है कि हम 2.5 से 5 मिलियन घर बनाएंगे, लेकिन डेटा किसी के पास भी प्रॉपर नहीं है, राइट. द लास्ट सेंसस फॉर हाउसिंग वाज डन इन 1998. उस वक्त आपने रियलाइज करा कि पाकिस्तान में उस वक्त पॉपुलेशन थी कोई 132 मिलियन के करीब, राइट, 131.5 मिलियन. उस वक्त घरों का स्टॉक जो था वो था 19.3 मिलियन हाउसेस. ये नंबर थोड़े जरूरी हैं समझने के लिए, ठीक है. 132 मिलियन पॉपुलेशन, 19-20 मिलियन घर हैं अभी, ठीक है. एवरेज ऑन एवरेज कोई 6 से थोड़े से ज्यादा लोग एक घर में रहते हैं. इसी को अगर आप प्रोजेक्ट आगे करते हैं ना उसके हिसाब से आपके पास ये 10 मिलियन का नंबर आता है. इट्स इंक्रीजिंग एट 350,000 homes per year or something like that. लेकिन एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, राइट. तो लेवल ऑफ डेटा इन पाकिस्तान इतना नहीं है. हमने ये पहले बात कर चुकी है कि सर्वेज कितने होने चाहिए. हाउसिंग सर्वे हर 10 साल में होना चाहिए, राइट. लेकिन अभी तक एज सच कुछ हुआ नहीं है. आप जीडीपी प्रोजेक्शंस भी देखेंगे तो कभी रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ हाउसिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, बिकॉज इट्स अ प्लग इन नंबर. वो अस्यूम करते हैं कि 4% हाउसिंग का स्टॉक इंक्रीज हो रहा होगा एवरी ईयर. देयर इज नो रियल डेटा अराउंड दिस स्टफ. तो शॉर्टेज बेसिकली 10 मिलियन घरों की है और इसलिए आपकी अर्बन रूरल दोनों पे इतना जोर पड़ रहा है अभी, बोझ पड़ रहा है हाउसिंग का. सो इफ यू लुक एट कि ये जो शॉर्टेज है तकरीबन कोई 10 मिलियन कहता है, कोई 12 मिलियन की फिगर देता है, कोई बोलता है कि इन द कमिंग इयर्स 2025 तक यू विल क्रॉस 14.5 15 मिलियन शॉर्टेज ऑफ होम्स. तो ये तो बढ़ती ही जा रही है, राइट. पॉपुलेशन ग्रोथ, रूरल अर्बन माइग्रेशन, many things to the inability of people to probably save something to end up owning a house. But iske reasons actually, what have you in your study, in your assessment, what are the reasons why this gap is existing and it's growing and we're not being able to fulfill that gap? So gap, I think the biggest reason is affordability. ठीक है. पाकिस्तान में, एंड आई वोंट टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन मटेरियल एटसेट्रा, जो हाउसिंग है वो है अफोर्डेबिलिटी के मतलब एट एनी गिवन प्राइस पॉइंट, चाहे वो मतलब 2 मिलियन का लोन अमाउंट हो या फिर वो ऑल द वे अप टू 7-8 मिलियन का हो, अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसिंग. ठीक है. अब आपको ये, बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स इन दिस, अगर आपको एविडेंस देखना है कि ये बोझ ज्यादातर, ये बर्डन जो है किस पे गिर रहा है, यू कैन सी इन्फ्लेशन डेटा बाय कंजम्पशन क्विंटाइल, जो हम बात करते हैं कि निचला तबका वर्सेस द रिचेस्ट इन पाकिस्तान. अगर आप देखेंगे तो निचले तबके की, व्हिच इज एवरीवन अंडर, जो बॉटम 60% ऑफ द कंट्री है, यू विल सी उनकी इन्फ्लेशन जो रेट है ऑफ हाउसिंग इज हायर देन द एवरेज ऑफ द कंट्री. उसी से आपको पता चल रहा है कि उनके लिए शॉर्टेज ज्यादा है, तभी उनके लिए प्राइस इंक्रीजेस ज्यादा है, उनको रेंट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, उनको बोझ ज्यादा सहना पड़ रहा है, राइट. तो affordability is the big issue in these income brackets because आपके यहाँ कोई financing facilities as such available नहीं है, right. बैंक्स की थोड़ी देर में हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, but let's just step back and think about कि frictions किस किस्म की हैं पाकिस्तान में कि आप mortgage industry पाकिस्तान में बन नहीं पाई, right. तो सबसे पहले मैंने अफोर्डेबिलिटी की बात करी कि पैसा है ही नहीं सेव करके, फॉर एग्जांपल इवन डाउन पेमेंट करने के लिए फॉर लोन. ठीक है, एक ये मसला हो गया. दूसरा मसला हो गया इंटरेस्ट से. जनरली पाकिस्तानीज एंड लाइक आई थिंक आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट द नंबर्स आर, लेकिन स्टेट बैंक ने सर्वे कर चुका है इसका भी कि इंटरेस्ट से कौन दूर भागता है, राइट. एंड आई थिंक द नंबर वाज समथिंग लाइक ओवर 90% डोंट वांट टू डू partake in interest and take a loan on mortgage or something like that.
तो जब आप इंटरेस्ट में नहीं पार्टेक करना चाह रहे, you need an Islamic Sharia compliant equivalent comparable, जो कि भी recently introduce हो गया, it still hasn't really taken off. तो ये basically जो मसले है ना, इसकी वजह से लोग loans नहीं लेते. Consumer protection as well पाकिस्तान में as such कोई इतनी strong नहीं है. Land rights, digitization शुरू हुई थी पंजाब में of land units. I think उसमें भी कोई अभी तक fully complete नहीं हुई है. So there is no proper record keeping कि किसका, अगर मेरा गवादर में बहुत फॉर एग्जांपल बहुत एक जमाने में बातें शुरू हुई थी कि किसी ने पेपर फाइल खरीदी गवादर की और वो लिटरली सी में था प्लॉट, राइट, वो समंदर बेसिकली बेच दिया था बिकॉज देयर इज नो रियल ट्रैक record ऑफ के लैंड राइट्स आपकी ये है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये साइज होगा, इट्स ऑल पेपर वर्क, कहाँ इधर से फाइल उधर कर दी, कुछ अंदाजा नहीं है, बेसिकली लोग डरे हुए, ठीक है. सो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, इंटरेस्ट बैंकिंग इन जनरल से लोग भागते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज सच नहीं है पाकिस्तान में, व्हिच इज व्हाई डिमांड साइड से इतना पुश नहीं आ पाया, इसकी तरफ पुल नहीं आ पाया. लेट्स से सप्लाई साइड पे अगर आप देखें तो हिस्ट्री बहुत जरूरी है पाकिस्तान की ये समझनी कि बैंक्स, व्हाई हैवंट बैंक्स बीन एबल टू डेवलप अ मॉर्गेज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. ठीक है, पहली बात सबको समझने की ये होगी कि मॉर्गेज इंडस्ट्री इज अ मस्ट फॉर हाउसिंग एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, पाकिस्तान की मॉर्गेज इंडस्ट्री अभी कोई 0.29-0.3% ऑफ जीडीपी आती है टोटल, जो हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया में वही चीज 10% है. ठीक है, इंडिया के भी मसले बहुत हैं इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, लेकिन वो फिर भी 10% पे हैं. आई थिंक द साउथ एशियन एवरेज इज समथिंग लाइक 3.4%. हम लोग उसके 10 गुना कम है, राइट. कुछ ना कुछ तो मसला चल रहा है ना पाकिस्तान में, अगर हम 10 गुना कम हमारी मॉर्गेज पेनिट्रेशन है. एंड यू विल सी एवरीवन, एवरी पॉलिटिशियन, एवरी ब्यूरोक्रेट, स्टेट बैंक भी बात करता है कि हमें हाउसिंग फाइनेंस की पेनिट्रेशन इंक्रीज करनी है. वो हाउसिंग फाइनेंस की पेनिट्रेशन इसलिए इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि आप फिर मॉर्गेज इंडस्ट्री डेवलप करें, आप उसके हिसाब से लोगों को पैसे दे सकें ताकि वो जाके घर बनाएं या फिर घर खरीदें, और फिर उनकी जो ये शॉर्टेज है उसमें कमी आए. बट बिकॉज वो इम्प्रूव कर ही नहीं पारे दिस नंबर इज एक्चुअली कीप्स ऑन गोइंग डाउन. तो अगर आप चार्ट देखेंगे, थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं, 98 में जब सेंसस हुआ था उसी वक्त पता चला कि 4 मिलियन घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में. ठीक है, 98 में, कोई 22 साल पहले. तो 4 मिलियन घरों की हाउसिंग का शॉर्टेज का जब पता चला तो गवर्नमेंट जब तक जो है मोनोपोलाइज करती थी हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज इट वाज सो क्रिटिकल. हमारी एक चीज है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर हाउस फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, जो कि 1950s में बनी थी. उसके बाद 50 साल की उसकी मोनोपोली थी. ठीक है, कुछ ऐसा काम नहीं करा. शुरू में उसके सिर्फ अर्बन फोकस होता था, फिर जाके रूरल एक्सपैंड हुआ. It was run like a government institution, no real corporatization over there, and wasn't really able to achieve anything material. फिर जाके प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट उन्होंने इंकरेज करनी शुरू करी. आफ्टर यू हैड टू इंट्रोड्यूस सम लॉज. 2001 में हमारी आई थी रिकवरी ऑफ फाइनेंस एक्ट. हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि किस फ्लो में ये आपकी मॉर्गेज इंडस्ट्री डेवलप हुई है. तो 2001 में रिकवरी ऑफ फाइनेंस एक्ट निकला, जिसमें था फोरक्लोजर लॉज जैसे चाहिए होते हैं. अगर बैंक ने आपको पैसे दिए, आपने बैंक को पैसे वापस नहीं दिए, तो बैंक क्या कर सकता है, राइट, उसका रिकोर्स क्या है. उस सब की डिटेल्स डेवलप होनी शुरू हुई. 2003 ऑनवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने फिर पैसे देने शुरू करे, और बीच में इस्लामिक फाइनेंसिंग भी आ गई इसमें, आई थिंक अराउंड 10ish. और आप देखेंगे हमारी पेनिट्रेशन इंक्रीज हुई, started increasing, reached 1% of GDP, and then started falling again. अब इसमें मसला क्या हुआ कि जब बैंक्स को राइट दे दी फोरक्लोजर लॉज में कि अगर बंदा इफ अ पर्सन डिफॉल्ट, आप उसका घर ले सकते हो विदाउट गोइंग टू कोर्ट. ठीक है, ये बेसिकली उनको परमिशन देती थी, which is the same across the world by the way, राइट. आप डेवलप मार्केट में भी देखेंगे तो वो रिकोर्स देते हैं कि अगर आपने ऑब्वियसली कोलैटरल रखवाया घर, और आप घर गिरवी रखवाया घर, और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपसे वो ले लेगा बैंक, और फिर वो आगे बेच देगा. पाकिस्तान में उन्होंने एडेड एक वो कंप्लेक्सिटी डाली कि आपको बैंकिंग कोर्ट जाना पड़ेगा, उधर जाके फिर जज विल डिसाइड. बैंकिंग कोर्ट्स भी आपके मतलब केसेस आई डोंट नो इन द 1000 पड़े हुए, सॉल्व नहीं होते. तो
बेसिकली उसमें जब पुश बैक थोड़ा बहुत आया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा बैंकिंग कोर्ट, तो फिर बैंक्स ने कम लेंडिंग करना शुरू कर दी। फिर जाके वेंट बैक एंड फोर्थ, लाहौर हाई कोर्ट ने मसला कर दिया कि नहीं दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू राइट टू फ्री ट्रायल एक चीज होती है, तो अगर डिफॉल्ट भी करा है बंदे ने उसको ट्रायल मिलना चाहिए। दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन जनरल। फिर जाके जब आपने ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च करना शुरू की, you realize that it will not really work without financing, और जब आपकी laws अच्छी नहीं है, they're not conducive to lending for banks, तो आपको ये आप this is a pipe dream that will never come true। फिर जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला ये लॉ चेंज करो वरना हम आपको ग्रांट नहीं देंगे, बेसिकली एज सिंपल एज दैट। जो उनको लोन देना था, ग्रांट देना था फॉर हाउसिंग, उन्होंने बोला यू नीड टू फिक्स दिस। तो फिर आपको याद होगा कि आई थिंक हेडलाइन भी निकली थी कि प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड the judiciary to speed up this process, which is technically not democratic at all because the judiciary should be independent, लेकिन ये हुआ था और फिर जाके वो सॉल्व अब हो गया है। लेकिन अभी भी है, सबको बैंकर्स को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो कभी भी ये हो सकता है कि बैंक से वो जो उनके पास अपॉर्चुनिटी है अभी सीज करने की लैंड, वो लेके चले जाए। तो इस पूरी कंफ्यूजन की वजह से जो है banks haven't been able to give out housing finance as much as possible। अगर वो देते हैं तो वो अपने एम्प्लॉइज को देते हैं फिर। सो यू विल सी व्हेन यू ब्रेक अप द डेटा 50% ऑफ हाउसिंग लोन्स गो टू बैंक एम्प्लॉइज। बैंक एम्प्लॉइज कितने ही होंगे लेकिन उनको 50% जाता है, एंड दैट्स प्राइमरली बिकॉज बैंक्स को पता है दे कैन ट्रैप देयर एम्प्लॉइज इनकम्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है अपने एम्प्लॉइज को लोन देना फॉर हाउसिंग रादर देन किसी भी रैंडम पर्सन को देना, बिकॉज उसमें इतनी कोई सिक्योरिटी नहीं है बैंक के पास। सो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि वो इतनी एक्सपेंशन नहीं हुई है बिकॉज हमारी लॉज सपोर्टिव नहीं है, और भी थोड़े से रीजंस हैं दैट वी कैन गेट इनटू इन अ लिटिल व्हाइल। So this is exactly what I wanted to say next was कि यार जो mortgage का जो vertical है, जो space है, वो take off क्यों नहीं कर पाया। अगर आप बैंक को भी देखना शुरू करते हैं, उसकी core, उसका essence, उसका ethos देखना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे चले गए, lending for trade, lending to public corporations, the bigger it is, जहां देखो बैंक का काम, it's not venture capital, the काम is to यार कम से कम रिस्क पे रखा जाए। सो इन द नेचर ऑफ द बैंक्स, जहां जो तबका होगा जिसके अंदर प्रॉब्लम होगी फॉर रीपेमेंट, ये प्रॉब्लम आएगा। दिस इज माय असेसमेंट, ऑब्वियसली फैसल विल बी एबल टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहां ऑब्वियसली इंसेंटिव और एंथुजियाज्म विल नॉट बी एज हाई। ऑब्वियसली आपकी पॉलिटिकल एंथुजियाज्म वाज हाई बिकॉज 5 million होम्स हैव टू बी क्रिएटेड, पास में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन जिन इदारों को आपके साथ इन कंजंक्शन काम करना है टू मेक दिस पॉसिबल, एंड द प्राइम जो इसका फैक्टर है विच इज मॉर्गेज फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग, वो अगर आना बैंक से है, तो बैंक्स जो रिस्क रिवॉर्ड का उनका रेशो है, जो इंसेंटिवाइजेशन है उनकी, मतलब उनके पीछे डंडा लेके तो नहीं भाग सकते, इवन दो स्टेट बैंक ने पेनल्टीज रखी हैं ऑन द टारगेट्स, बट वील डिस्कस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेटर ऑन। सो ये मुझे तो यही प्रॉब्लम लगता था कि बैंक्स के पास इतना वो खास इंसेंटिव नहीं है, विच इज 0.23% ऑफ द जीडीपी पे हम लोग इसलिए भी बैठे हुए हैं क्योंकि क्यों करें, इट्स नॉट एज फीजिबल, स्पेशली इन द लो इनकम हाउसिंग जो स्ट्राटा है। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, इसकी कुछ जो हाउसिंग शॉर्टेज है, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। इसका एक मकसद तो ये देखना कि वो जो शॉर्टेजेस हैं तो आ कहाँ से रहें और उनको फुलफिल कैसे किया जा रहा है, राइट। सो जब किसी के सर के ऊपर छत ना हो, तो हाउ आर दे अकोमोडेटेड? Could you let the viewers know a little bit about that? Great question. तो इसमें बेसिकली एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि ये जो चाहे वो 8 million शॉर्टेज हो, 10 million शॉर्टेज हो, 12, 14 जो भी शॉर्टेज है, परसेंटेज टर्म्स में जैसे वो पूरी हो रही है, द बिगेस्ट चंक 60% अराउंड दैट इज फुलफिल्ड बाय इनफॉर्मल सब डिविजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। काफी लंबा टर्म है, इसको ISALs जनरली बोलते हैं। थिंक ऑफ द एरिया अराउंड बैरिया टाउन इन कराची, थिंक ऑफ आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है लेकिन अब उसमें आबादी रह रही है। दूसरा जो बड़ा चंक है 25% इज द कच्ची आबादी स्लम्स,
जिनका हमने देखा होगा, जो कि कंप्लीटली इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं। और अगला जो 15% है, इट्स फर्दर डेंसिफिकेशन ऑफ सिटीज के। कराची में पहले कोई 2 लोग पर कमरा रह रहे थे, अब 3 लोग पर कमरा रह रहे हैं, जस्ट टू अकोमोडेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का पर्सन्स पर रूम रेशियो is already one of the highest in the world. ठीक है, लोग ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड करते हैं डेटा। So इंडिया में I think it is 2.7 persons per room. Pakistan is 3 persons per room, which is quite high. Think about कि हर कमरा जो है पाकिस्तान में, उसमें 3 लोग on average रह रहे हैं। So बहुत dense, which leads to all sorts of hygiene issues, sanitation issues. आप सोचे mental health की हमने बात कर चुकी है पहले। all sorts of issues that are coming about livelihood की जो आपके आ रहे हैं because of this housing issue. Inflation की हमने पहले से बात कर चुकी है। Again, सबसे ज़्यादा affected are the lower तबका, lowest income क्विंटाइल में जो सारे हैं, और वही लोग हैं जो लोन्स के लिए अप्रूव भी इतनी आसानी से नहीं होंगे। So आपने बैंक्स अगर शुरू भी कर दिया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर, मोर्टगेज फाइनेंसिंग प्रमोट करनी शुरू भी कर दी, and your requirements are as such कि उसमें सिर्फ lowest तबका अप्लाई कर सकता है। वो जब अप्लाई करने जाएगा, they will not have the necessary, एक स्किल सेट चाहिए आपको even to get your loan approved। ठीक है, एक लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए आपको to get that loan approved। facilitation desks उन्होंने थोड़ी बहुत सेटअप की हैं, but I still think they will find it really hard to get loan approvals at that level। But in general, that's the biggest consequence of the shortage के आपकी एक price increases हुई हैं और densification of inner cities in general। Got it. And ये भी समझना शायद जरूरी है, and you can correct me if I'm wrong, कि one of the reasons why this is happening is has a lot to do with rural to urban migration. And that happens because कि आपकी economic opportunities जो हैं are concentrated in a few centers. Primarily Karachi, अब जाके इस्लामाबाद, लाहौर का उठा लें। Obviously across industries it will vary, लेकिन rural to urban economic opportunities के लिए करते हैं। अगर आप C-level, mid-level managers वगैरह इन सबको छोड़ के भी देख लें, आपकी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी फैक्ट्रीज जो हैं, आपकी सारी चीजें अगर लोकेटेड इन जगह पे होंगी, आपको जिन वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी इन कंस्ट्रक्शन एंड फैक्ट्रीज, तो वो जब आएंगे भी तो वो रहेंगे कहाँ? So going to a new, for those people who even gone up or grown up in pretty affluent families or even upper middle class families, नई जगह पे जाना सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए भी बहुत खासा मुश्किल है। आप ये फैक्ट्रियां कोई रीलोकेशन एक्सपेंस मेरे ख्याल में नहीं देती होंगी आपको, जो 3 महीने की आपको सैलरी उठा के देती कि कोई मसला नहीं जिगर, आप कर ले लो। So that is a significant problem जो कच्ची आबादियों पे भी काम कर रहे हैं। 2000 आप जाके इस्लामाबाद की टेरिटरी पे देख लें, जो आपको बहुत प्यारा शहर नजर आता है, लेकिन वहां भी ये प्रॉब्लम्स है। और कराची में तो आपको सौराब कोट पे घुसते ही आपको मिल जाएगी। So you will be welcomed by that. Those people have a genuine problem of having nowhere to live, जहाँ के हर रोज आके कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी उनको आकर बोलती है कि आप अपना जो है ना घर उठाकर, जो भी उन्होंने बेचारों ने बनाया होता है वो उठाकर ले जाओ। So it goes beyond just saying this episode was done just not only because क्या 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 रुपए का रेंट अगर मैं दे रहा हूँ सोल्जर बाजार में या बादराबाद पे, सोल्जर बाजार एटलीस्ट बादराबाद या क्लिफ्टन में, तो यार मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन जहां से ज्यादातर हाउसिंग की शॉर्टेज आ रही है या जहां से ज्यादातर स्क्वीज आता है जिस तबके को, वो तबका और उससे भी निचला तबका जो कच्ची आबादियों में रहता है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये कहना बड़ा आसान है कि जहां से आए हैं उनको वापस भेज दो, दैट इज अ सेंटिमेंट एंड अ वेरी इनह्यूमन सेंटिमेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट से थोड़ा काम किया होगा, बट आई थिंक फैज गो ऑन टू एक्सप्लेन कि अभी नया पाकिस्तान जो है वो क्या जो है या मुआवजा अंजाम पे पहुंचाएगा, and क्या capacity है उसकी, what are the things we're doing right and what are the things we're doing wrong. So Faiz, a little bit about Naya Pakistan housing scheme, sorry. Again, I tend not to get political, लेकिन हमने बजट में अभी देखा था। So सबसे पहली चीज जो मैं, before I explain everything, सबसे पहली चीज जो बोलूंगा, हमने बजट में नोटिस करा था पिछले साल 30 बिलियन रुपयों की सब्सिडी दी जाएगी फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, और सिर्फ 5 बिलियन रिलीज किए गए थे। Right, that's numbers we have for last year. अगले साल का देखेंगे क्या
खर्च करते हैं, वापस 30 बिलियन एलोकेट हुए हैं. सो आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज गोइंग, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल आपको एटलीस्ट फ्रॉम द फाइनेंस साइड एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करता हूँ कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम डिफरेंट कैसे हो सकती है कंपेयर टू एवरी अदर थिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर. ठीक है, जब आपका ये बिकॉज हाउसिंग को सक्सीड करने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक डेवलप करना है. बैंक्स तो एक चीज हो गए, लेकिन बैंक्स आप बोल रहे कि दे इन्वेस्ट इंस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, इजी इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन्स टू रिस्कियर पीपल. लेकिन बैंक्स को पैसा मिल भी कहाँ से रहा है, राइट? जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं दे आर यूजुअली शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स. तो बैंक्स के पास लॉन्ग टर्म जो एक लाइबिलिटी बेस होती है ना, जो उनकी डिपॉजिट बेस होनी होती है, फॉर विच दे कैन देन दे कैन टेक दैट, और फिर 20 साल की मॉर्गेज आपको देते हैं. घर के तो लोन होगा तो 15-20 साल की लोन होता है, लेकिन वो 15-20 साल का लोन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के साथ फाइनेंस नहीं कर सकते. उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए होती है टू मेक द रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क जैसे आपने बोला वर्क. तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है इसको सेटअप करने के लिए एक वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी खोली जा रही है, राइट? 2017-18 में खुली थी, बट नाउ इट्स फाइनली कमिंग इनटू इट्स ओन थ्रू द, और ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को सपोर्ट करना चाह रही है. सो एक ये बड़ा चेंज आया है कि PMRC इसको जैसे बोलते हैं, it might finally evolve into something that's big. इसका eventual plan जो है, I think it's at level 2 right now. Level 3 plan जो है, जो आपने पूरा US crisis का सुना है ना 2008 का, collateralized debt obligations, और हम सब चीजों का explain नहीं करेंगे, लेकिन जो पूरा crisis हुआ था उनकी fancy instruments जो थे financial, वो सब PMRC eventually support कर सकेगी. That's the aim right now. So basically काफी specialized refinance institution बन जाएगी for mortgages, ताकि banks को long term financing मिल जाए. ठीक है, banks alone don't need this money. Microfinance institutions भी हैं जिनको ये पैसा देना होगा. Dedicated housing एक तो है हमारी development finance institution जो HBFC की मैंने बात करी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन और भी डेडिकेटेड आपको छोटे छोटे बैंक्स चाहिए होंगे हाउसिंग से के स्पेशलिस्ट who will also benefit eventually from PMRC. ठीक है, एक तो ये बड़ा चेंज आ गया. दूसरा चेंज आ गया कि आपके पास बैंक्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी दे दें तो वो इतने रिस्की कस्टमर्स को पैसा कैसे दें. ठीक है, तो एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट भी शुरू किया गया है. आई थिंक कोई 2% चार्ज होगा बैंक्स के लिए, ऐसे कुछ होगा. फॉर दैट आई थिंक फर्स्ट लॉस अप टू 40%, एंड दीज नंबर्स यू कैन फॉरगेट अबाउट. पॉइंट इज के हो रहा है ये चीजें कि बैंक्स को फिर क्रेडिट गारंटी मिलेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आप इनको पैसे दें और हम इसका एटलीस्ट अगर आपको लॉस हुआ a portion of that we will take the loss for it. ठीक है, ये सारी all of this is where the subsidy goes in. ठीक है, ये दो बड़ी चीजें अभी शुरू गई, I wouldn't say शुरू की गई हैं, ये अभी they just come into their own right now, थोड़ी prominent बन गई है. बेस्ट मेरे हिसाब से जो है वो है स्टेट बैंक की मार्कअप सब्सिडी. तो मार्कअप सब्सिडी अगर आप उसको देखें तो अगर लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जो लोएस्ट ईयर है उनकी सब्सिडी में, उसको अगर बैंक्स जो है 14-15% पे लोन देते 20 साल का, उसको स्टेट बैंक के थ्रू सब्सिडी के थ्रू 7% पे लोन मिलेगा. ठीक है, दैट्स ऑलमोस्ट 7% की सब्सिडी, राइट? अगर 14% का होता है और 7% के उसको एंड में एंड यूजर फाइनेंसिंग 7% में मिल रही है, 7% वो सेव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. अब इसमें जो टोटल एलोकेशन हुई है सब्सिडी की कोई 36 बिलियन के करीब हुई है, राइट? तो मैं बेस्ट प्रोग्राम की भी आपको बात करूं मेरे हिसाब से, तो उसकी मैं अगर थोड़ी इफेक्टिवनेस बताऊं कि अगर आप एक घर लें और 2 मिलियन का आपने लोन लिया हो लोएस्ट ईयर पे, एंड यू टेक द टिपिकल जो आपकी लोन रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से करेंगे, तो आपकी जो सब्सिडी आपके ऊपर आएगी ना, वो कोई 1.3-1.4 मिलियन रुपीस पर हाउस पे आएगी. ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स ओवर 20 इयर्स काफी सारी होंगी, और अगर 7% का डिफरेंस है तो बहुत ही ज्यादा सब्सिडी चाहिए होगी टू मेक श्योर कि वो घर बना सके एट अ लोअर इंटरेस्ट लेवल. लेकिन अगर ये 1.3-1.4 को आप 36 बिलियन से डिवाइड करें तो आपको आएगा एंड में कि इस प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ 26,000 घर बन सकते हैं एट द लोएस्ट ईयर, सिर्फ 26,000. सो मैं आपको बेस्ट प्रोग्राम का मेरे हिसाब से कंपैरिजन बता रहा हूँ कि उसको अगर आप लेके चले, उसमें भी सिर्फ 26,000 घर 30,000 कर लें चले,
बन सकते हैं, एंड योर शॉर्टेज इज 5 मिलियन हाउसेज, रिमेंबर दैट। तो अब इस सब को लेके एंड में स्टेट बैंक ने बोला है, जैसे आपने बोला कि पेनल्टीज लगाने वाले हैं, कि द बैंकिंग सेक्टर 5% ऑफ देयर पोर्टफोलियो हैज टू बी हाउसिंग। ठीक है, ये अब रिक्वायरमेंट आ गई है। उसमें हाउसिंग में चले सिर्फ हाउस बिल्डिंग नहीं है, REIT जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह बाकी सारी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट भी हैं, लेकिन 5% तक लाना पड़ेगा इनको अपने पोर्टफोलियो का। जस्ट टू लिंक इट बैक टू हम जो पहले बात कर रहे थे कि मॉर्गेज पेनिट्रेशन पाकिस्तान में 0.2% समथिंग है, तो अगर ये 5% कर लें तो पाकिस्तान का है प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी, क्रेडिट टू जीडीपी अराउंड 60%। तो 60% इंटू 5% गिव्स यू 3%। तो अगर ये 5% ऑफ पोर्टफोलियो अपना बना लेते हैं मॉर्गेज का, तो हमारी मॉर्गेज पेनिट्रेशन 3% ऑफ जीडीपी बन जाएगी। सो देन इट विल कम इन लाइन विद साउथ एशिया, तभी ये 5% का टारगेट प्रोबेबली लगाया गया है। तो दिस इज जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव के ये सब अगर of all of this comes together और 5% of portfolio housing finance हो गया, तो हम we might come at the same level as the rest of South Asia। लेकिन understand के इस पूरे अमाउंट को भी हम अगर हम ले लेना, जो पूरा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा पोर्टफोलियो जो नया जो ये बैंक्स का होगा वो नए लोन से होगा, तो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस, क्योंकि ऑब्वियसली पुराने लोन भी होते हैं, तो ये नया लोन हो, सारे आप हाउस बिल्डिंग की तरफ ही जाए सारे अमाउंट्स, तो फिर भी मुश्किल से जो है आप 1.5 लाख घर फाइनेंस कर सकेंगे इसके थ्रू, व्हिच अगेन इज नॉट इनफ। तो मैं बेसिकली सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ फॉर पीपल टू रियली अंडरस्टैंड कि शॉर्टेज कितनी बड़ी है। 10 मिलियन घरों की 5 मिलियन का एम्बिशन है, और अभी आई एम नॉट सेइंग कि सबके सब फाइनेंसिंग के थ्रू घर बने जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा या 2 लाख से ज्यादा मुझे बनते हुए नहीं दिख रहे थ्रू द नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सो फार। एंड दैट इज एविडेंट इन जो आपकी ये सारी यूटिलाइजेशन भी हो रही है बजट की, कि 30 बिलियन बजट करा, सिर्फ 5 बिलियन गया। आई थिंक दैट इज मोर और लेस हाउ मच विल बी यूज्ड अप लेटर ऑन। तो जो मुझे फिगर याद है, आप लोग अपने एंड से भी रिसर्च कर सकते हैं, जो मुझे लगता है, एक तो हो जाती है एप्लीकेशंस, राइट? सो दिस इज मेरा पाकिस्तान मेरा घर, MPMG, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग। तो ये तो उसकी हाउस फाइनेंस जो मार्कअप पे आपको सब्सिडी मिली हुई है, ये इसकी स्कीम है which the state bank is working in conjunction with the banks, commercial banks। इसकी जो एक तो हो जाती है एप्लीकेशंस आपको चले आ भी सकती हैं, कंसिडरिंग के सारे बैंक्स अगर एक्टिव हो भी जाए। फिर होती है एज ऑफ मई 2021, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप 5-10 सेकंड के लिए सोचेंगे कितनी एप्लीकेशंस आई होंगी, आई थिंक इट्स बीन अ गुड 8 months or so सिंस इसने किया होगा। तो आई थिंक वी स्टैंड एट 600 लोन अप्रूव हुए। आप फिगर देखें जो अभी आपको फैज ने कहा है, कहाँ हमें पहुंचना है। 5 मिलियन छोड़ें, 4 मिलियन छोड़ें, 2 मिलियन छोड़ें, 3 मिलियन छोड़ें, अब आप बात कर रहे होते हैं रफली, रियलिस्टिकली भी 1.5 से 2 लाख घरों की भी अगर आप बात करें, तो आप आज 600 लोन्स पे आज खड़े हुए। 2023 तक दिस इज गोइंग टू बी स्टिल गोइंग टू बी अ चैलेंज। What I'd want Faiz to probably end with, since this has been an engaging discussion, जिसके ऊपर अच्छा खासा कवर किया, कुछ छोटा नहीं है topic. If you really want us to do an episode, otherwise we can provide you with the material, we'll try and work, कि जो ये housing की जो financing scheme है स्टेट बैंक की, Tier 1, Tier 0, Tier 2, Tier 3, क्या मार्कअप्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चेंजेस आई हैं मार्च में, बिकॉज आई डू बिलीव पर्सनली कि द स्टेट बैंक हैज बीन वेरी एक्टिव एंड हैज बीन स्मार्ट अबाउट दिस, बिकॉज इट्स इंचिंग टुवर्ड्स द चेंजेस दैट इज नीडेड टू मेक दिस एक्चुअली वर्क। अदरवाइज ये कागज पे एक चीज रह जाएगी जिसके बहुत सारे इश्तेहार आप वेबसाइटों पे और न्यूज़पेपर्स पे देखेंगे, लेकिन ये won't amount to much. So we can do that kind of episode or do that kind of record, one of us or both of us, whatever. What I'd like Faiz to sort of end with is कि जो हाउसिंग का शॉर्टेज है, आपने देख लिया कि यार प्रोजेक्शंस क्या हैं, what needs to be done more on the government side, probably on incentivizing the banks, because देखिए इसके साथ 30-32 तकरीबन इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। नए घर बनाने में स्टील है, सीमेंट है, जो है दरवाजे बनाने में से लेकर पंखों तक, कॉपर तक, ये सारे जुड़े हुए हैं, which is why I think you also need, it's pertinent to understand
कि जो ये पूरे ड्राइव हो रही है, दिस इज मोर टुवर्ड्स न्यू हाउसेस ऑल्सो, बिकॉज एक साल का जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि एक साल से पुराना घर वगैरह नहीं हो. दिस इज मोस्टली टुवर्ड्स कि नए से घर बने, क्योंकि इकोनॉमी को भी तो आगे ऑब्वियसली यू हैव टू पुश दैट फॉरवर्ड. What more do you think? What have you felt, KR, on in your assessment? What more can the government do? What can the banks do? I'll probably in terms of even जो बैंक के employees का reaction है, I can probably end on that. But what is your assessment? How can this be made better? How can we go from this meager figure to a even better figure? Because 5 million तो थोड़ा सा, एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है. नहीं बिल्कुल, हाँ मुझे भी मुश्किल ही लग रहा है. बट आई थिंक आप हिस्ट्री देखें, एंड आई थिंक द यूएस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ के उनके, अगर आप देखें ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनकी भी शॉर्टेज जो थी कोई 4 मिलियन घरों की थी या ऐसी कुछ, तो 2 से 4 मिलियन घरों के बीच में थी. एंड दैट्स व्हेन द यूएस स्टार्टेड रिवाइटलाइजिंग इटसेल्फ. ठीक है, द न्यू डील जो उनकी आई थी कंस्ट्रक्शन डिप्रेशन के बाद, यू विल सी के what helped their financing. और मैं financing पे ज़्यादा focus इसलिए कर रहा हूँ because and you will talk to other people and they will say कि हाँ आपकी imported cost बहुत ज़्यादा है हाउसिंग में, तो आपके टैप्स जो लगते हैं फॉर एग्जांपल या टाइल्स जो लगते हैं वो बाहर से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और लोकल प्रोडक्शन एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा हो गई है. कुछ लोग मॉड्यूलर हाउसिंग की बातें करते हैं कि आप वो बनाना शुरू कर दें. कुछ लोग बोलते हैं कि रेगुलेशन चेंज करनी पड़ेगी सो दैट यू बिल्ड अपवर्ड्स, या फिर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग ज्यादा बनानी शुरू करें. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ. मैं लाइक जस्ट बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन. फाइनेंसिंग की अगर ज्यादा बात करूं, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, राइट? अगर आप एक कमर्शियल बैंक से एक्सपेक्ट करें कि वो एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लैंड करेगा, वो कॉर्पोरेट्स को भी लैंड करेगा, वो आपके एग्रीकल्चर को भी लैंड करेगा, फार्मर को भी लैंड करेगा, और हाउसिंग फाइनेंस भी करेगा, आई थिंक ये बहुत गलत है. लाइक यू शुड हैव अ स्पेशलिस्ट हाउसिंग बैंक. इसमें यूएस में जो होते थे पहले सेविंग्स एंड लोन्स रीजनल बैंक्स होते थे, छोटे छोटे बैंक्स होते थे, जिसको फॉर एग्जांपल पता है इस इलाके का, अगर मैं कराची साउथ की बात करूँ, एक डिस्ट्रिक्ट को ले लूँ, उसको डिस्ट्रिक्ट में अंदाजा है कि कौन से लोग हैं, किसके हु इज रिलायबल हु इज नॉट रिलायबल, उधर से ही उसने सेविंग्स ली, उधर से ही उसने लोन्स दिए, राइट? जो इट इज अ ट्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, के लोग उधर ही सेव करते हैं उसी रीजनल बैंक में, और उधर ही जाके हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड बिकॉज एवरीवन नोज एवरीवन एल्स, इट इज इजियर एंड लेस रिस्की. ये बाय द वे शौकत तरीन ने मेंशन कर चुका है, सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ही मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे स्पीच कि हमें रीजनल बैंक्स चाहिए और हमें छोटे बैंक्स चाहिए. आई थिंक तो छोटे बैंक्स प्लस स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें चाहिए. HBFC आपकी एक ही जो है, it's like I don't even want you to look at the annual statement because अगर आप देखना शुरू करेंगे आप बोलेंगे मतलब like what is happening over here. जैसे फैनी में या इसकी अगर आपने फ्रेडी मैक अगर इन सब की US की सुनी हो बातें, these are institutions and a half, like their asset size जो वो लोन साइज है उनकी is as big as the US GDP. ठीक है, तो इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है वो, और उनकी वजह से हाउसिंग इन द यूएस वाज सॉल्व्ड फॉर एग्जांपल. बाकी सारे कंट्रीज ने जो ना हैव बीन थ्रू अ वेरी सिमिलर जर्नी. तो ये हमेशा पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए है, एवरीथिंग दैट वी स्पीक अबाउट ओवर हियर, यस इट्स यूनिक टू पाकिस्तान के अब तक हमारे मसले चल रहे हैं, लेकिन ये जो जर्नी है ना, from a poor country to a low income country to a low middle income country to a developing country to a developed country, ये सारे countries went through more or less the same thing. ठीक है, तो ये हाउसिंग का मसला भी सबके all of them have experienced it, and we can pick and choose and learn कि किस तरह इनको tackle किया जाए. So for me, I think the one thing that you can do is expand and not only focus on commercial banks. आप छोटे बैंक्स को लेकर आए और आप डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर आए, एंड देन सी के उनकी अंडरराइटिंग प्रोसेस कैसे बेहतर होता है. वो अगर 37,000 रुपीज से कम, which is what 80% of Pakistanis households earn, उससे अगर कम आता है एप्लीकेशन के साथ, उसको कैसे डील करना है, what kind of stuff can they accept as collateral, गारंटी किस किस्म की लेनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए. उनकी इनपुट्स ज्यादा अच्छी होंगी पर इस बात कि आप यही बड़े कमर्शियल बैंक्स के पास जाएं एंड एक्सपेक्ट देम टू डू
5% of their portfolio in housing finance by the end of 2021. So even अगर हम उस वाले तबके को भी देख लेते हैं, Tier 0 को भी देख लेते हैं अंडर दिस नई स्कीम, इट्स गोइंग टू वर्क विद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. अगर आप बिल्कुल निचले तबके को भी देख रहे होते हैं, बट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो लोग समझते हैं, जिन लोगों ने देखा है, उनको अंदाजा होगा कि ना इस नौइयत के लोन को अंडरराइट करने की स्किल और कैपेबिलिटी ना एक्सपीरियंस रखते हैं, ना इस टेन्योर के भी. This is as far as my obviously assessment and reading has been. So this is ये बस tenure explain करने के लिए, because most people might not understand कि इसमें अगर typical loan आपका होता है 3 से 5 साल का, housing का loan आपका होगा 15 से 20 साल का, ठीक है. लोन अमाउंट जो अगर आपका लोन अमाउंट जो होती है, LTV एक चीज होती है, लोन टू वैल्यू, कि आप किस वैल्यू की चीज ले रहे हैं और अब उसके लिए आपको कितना लोन चाहिए. फॉर हाउसिंग अभी आई थिंक लेटेस्ट जो आपका है उसमें 85% और 90% अलाउ कर दिया है, विच मीन्स के बहुत कम डाउन पेमेंट, 10% डाउन पेमेंट अपफ्रंट देनी पड़ेगी. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल विद दैट. सेम थिंग विद कमर्शियल बैंक्स जो कि यूज्ड टू थे 50% डाउन पेमेंट होने की इन द पास्ट. तो आपको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगी. Also shout out to a startup that I know called Modulus Tech, जो क्योंकि फैज ने बात की थी मॉड्यूलर हाउसिंग की. I'm not sure how they fit, how well they've been able to fit into this equation, but that's something exciting to look forward to. I think they were called in initial days, if I remember, of Investors Lounge. तो 2 साल पहले मुझे याद है, Asad Umar had called them up and also appreciate them. I'm not sure, but I think a lot of बहुत सारे इदारों को इसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है. इवन डेवलपर्स को कॉन्फ्रेंस, कंस्ट्रक्शन वालों को कॉन्फ्रेंस लेने की. इस पे बहुत एलिगेशन आएंगे. इस पे आएगा कि रेंट सीकिंग है, इस पे आएगा कि बहुत सारी चीजें आएंगी इस पे, ठीक है ना, एमनेस्टी क्यों दे दी, ये चोर वो चोर, बहुत सारी चीजें. लेकिन ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है, अगर इसको साथ लेके नहीं चला, एंड दिस इज वेयर आई थिंक यू कैन कट द गवर्नमेंट अ लिटिल बिट ऑफ स्लैक, कि अगर इसको साथ लेके नहीं चला इतने बड़े बड़े इदारों, इतने, तो आपका इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द इक्वेशन जो है, विदाउट दैट ये चल नहीं पाएगा. जितने भी हैं 5 मिलियन चले, रेट्रिक भी मान लेता हूं, but a reasonable progress has to be seen in this regard. Otherwise, it's going to be a massive problem much before 2023. Faiz, I don't know if you have anything else to add, because we like to keep it as short as possible this time. अगर आपने कोई इसमें एक्सटेंसिव डिटेल्ड कोई चीज देखनी हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू फैज एट मैक्रो पाकिस्तानी. यू कैन गो बाखबर की इस वीडियो के लिए कमेंट करते हैं. वी कैन ऑब्वियसली हैव अ लुक एट दिस. हमने नहीं इसको कवर करने में कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन स्कीम्स की, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू हो जाता. maybe we can, if possible, we can cover it later on. But इतना आज के लिए आपके लिए काफी है ये समझना कि पाकिस्तान का हाउसिंग क्राइसिस, जैसे बिजली के लिए तो बड़ा अलग मसला था ना कि यार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अंधेरे में है. हाउसिंग का तो सीवियर शॉर्टेज है जो कि 17 मिलियन को शायद देख रहा है 2025-2026 में. इसके क्या असरात हैं, रेंट बढ़ने के, वो जो प्रॉब्लम है, क्या असरात हैं. ये जनरेशन जो मेरी फैमिली में भी और बहुत सारे फैमिलीज में बोला जाता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जनरेशन अपना घर कभी नहीं बना पाएगी. तो वो उसकी तरफ जो देखने वाला है रुझान, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक सा है. So we all are concerned with this. शायद कोई बहुत सारे तबके जो हैं इस पे ज्यादा होंगे. But thank you for having this discussion again, Faiz. Thank you for not only illuminating us with the current conditions क्या है, but इसकी history क्या रही है, so that people have a more nuanced, more balanced view of the issue क्या है. And until next time, until we cover the next possible problem of Pakistan and its solution, ऐसा नहीं है सिर्फ problem में लेके आते हैं. So until next time, Allah Hafiz.